पेशा एक्ट का। आदिवासी समाज की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। उनका मानना है कि सरकार का जो ड्राफ्ट है उसमें उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होने वाली है। वो ये मांग कर रहे हैं कि पेशा एक्ट का जो मूल उपबंध और 23 उपबंध है उसको संपूर्णता के साथ लागू किया जाए। बहुत जगहों पर सर पंजी 2 में छेड़छाड़ की बात आ रही, कई जगह तो पन्ने भी फटे मिलते हैं सर। उसके लिए विभाग का कोई आदेश जारी हुआ है क्या? जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, हाल के दिनों में सीएम हेमंत ने अंचल कार्यालयों में पसरी भ्रष्टाचार पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। उसके बाद राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ जी काफी एक्शन में नजर आए। आज उन्होंने अधिकारियों की क्लास ली है, उन्होंने उनके साथ वार्ता की है और माना जा रहा है कि उसके बाद जो अंचल कार्यालयों में पसरा हुआ भ्रष्टाचार या नियमता है उस पर एक बड़ा नियंत्रण होगा। इस वक्त हमारे साथ दीपक बिरुआ जी हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस बैठक में क्या हुआ और अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए। सर, आज की बैठक इतने घंटों चली, इसमें क्या आदेश दिया गया सर? देखिए, अंचल कार्यालयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री का भी बयान आया था, ये बात सही है और हम लोग भी चाहते हैं कि वो बेहतर हो और पारदर्शिता से हो, लोगों को सहूलियत मिले। और चूंकि बहुत लंबे समय से ये चीजें हो रही है, तुरंत में इस पे अंकुश नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग ने प्रयास किया है। आज भी यही मामला था, एसी और डीसीएलआर लोगों की बैठक हुई थी जिसपे राज्य के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। हम लोग ने कहा है कि रिजेक्शन का कारण क्या है, तो एक डायरेक्शन हम लोग जारी किए कि 50 शब्दों में उसको, सिर्फ 50 शब्दों में माना कोई बहाना करके आप यदि रिजेक्शन कर रहे हैं उसको और सेम केस फिर से रीअप्लाई हो रहा है अंचल में म्यूटेशन या दाखिल खारिज के लिए, तो उसको गड़बड़ी मानते हुए कार्रवाई करने का हम लोग ने डायरेक्शन किया और नियमित जो ना प्रत्येक माह जो है अंचल का निरीक्षण करने का हम लोग डायरेक्शन दिए सर। एक और इसमें जैसे राजस्व को लेकर, रेवेन्यू कोड को लेकर, सर्टिफिकेट केस को लेकर और बहुत सारे मामलों को मॉनिटरिंग करते हुए, सरकार की बदनामी नहीं हो, जिम्मेदारी लेते हुए आप उसके पाले में फेंकना है, वो उसके पाले में, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी जवाबदेही है तो आपको जो है ना जवाबदेही के साथ काम करना है, ये निर्देश हम लोग को किया गया। आप लोग ने एक समय सीमा भी निर्धारित की थी राइट टू वर्क के तहत, कितने दिनों के अंदर पास होना है? हम लोग बोले हैं कि सर्विस राइट टू सर्विस एक्ट में जो समय निर्धारित है उसको भी ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं कि अनावश्यक रूप से आप उसको पेंडेंसी पे पेंडिंग में डाल दें या फिर कोई बहाना बना करके, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत सारी चीजों को देखा जा रहा है। इसमें यही है कि जैसे पूर्व में अंचलों का निरीक्षण होता था कमिश्नर लेवल से या डिप्टी कमिश्नर लेवल से, डीसी लेवल से या वरीय पदाधिकारी एसी हैं चाहे एलआरडीसी हैं, माने बीच बीच में यदि इसका निगरानी होगा तो लोग ठीक ढंग से काम करेंगे। और अभी इन सारे चीजों को हम लोग विशेष ध्यान में, जिसका रेपुटेशन खराब होगा, जिसका काम गलत होगा, ऐसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और झारभूमि वाला जो पोर्टल चेक करने के बाद जो रिजेक्शन का कारण आएगा और फिर से रीअप्लाई यदि हो गया तो ऐसे सीओ नापेंगे और उन लोग के ऊपर में विभागीय कार्रवाई निश्चित। सर, एक गरमेदरुआ जमीन का मामला भी फंसता हुआ नजर आता है। रघुवर दास जी के जमाने में उस पर मोटेशन पर रोक लगी थी, बाद में उसकी अनुमति दी गई। इसमें क्या निर्णय हो रहा है? देखिए, एक्चुअली मामला तो उसमें 2017 का मामला है जिसपे अभी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं बहुत इन चीजों को कि किस तरीके से मैंने इसका निष्पादन हो जिससे आम आदमी परेशानी में नहीं। ऐसे देखिए, अंचल में 27 रजिस्टर होता है अंचल में, उसमें अवैध जमाबंदी भी होता है, वैध अवैध दोनों होता है, अतिक्रमण होता है, कोर्ट का डायरेक्शन। मतलब हम यदि अंचल का रजिस्टर यदि 27 रजिस्टर ठीक ढंग से वो लोग मेंटेन करें तो किसी को भी जांच करने में दिक्कतें नहीं होता है। लेकिन ये चीजों को हम कड़ाई से लागू करेंगे, रजिस्टर हम चेक करेंगे प्रत्येक अंचल और वरीय पदाधिकारी को ये डायरेक्शन देंगे। कितना अवैध जमाबंदी है वो तुरंत पता चल जाएगा, दोहरा जमाबंदी कितना है वो भी पता चल जाएगा, कितना का इंक्रोचमेंट है वो भी पता चल जाएगा, कितना गैर मजरूह है, कितना कासा है, कितना आम है, सब पता चल जाएगा।
तो कहाँ पर क्या है वो भी हम रिपोर्ट ले सकते हैं। तो ये सब चीजें अभी ये होने के कारण से बहुत सारा विसंगतियां अभी आ गई है। बहुत जगहों पर सर पंजी 2 में छेड़छाड़ की बात आ रही, कई जगह तो पन्ने भी फटे मिलते हैं सर, उसके लिए विभाग का कोई आदेश जारी हुआ है क्या? देखिए ऑनलाइन छेड़छाड़ बहुत आसानी से होने से भी सब चीजों को जैसे किसी का रिजेक्शन करना है तो ऑनलाइन आप पर्ची निकाल लीजिएगा आपका रखवा और ये सब बदल जाएगा, आपका रिजेक्शन का कारण वो बन जाएगा। तो इसीलिए अभी जो है ना एनआईसी ये सब चीजों को भी थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ेगा ढंग से, ताकि उस पर कोई गलत ढंग से मैनिपुलेट नहीं कर सके। ये सब चीजों को भी ध्यान देना, रिकॉर्ड को भी संधारित करना होगा कंप्यूटरकृत इसमें, कि सही रूप से रिकॉर्ड काम कर सके। ताकि मान लिए उसको आप फोटोकॉपी करेंगे तो वो सही आना चाहिए, या उसका बहुत सारा चीज अभी इसमें काम होना बाकी है। सर आदिवासी समाज और खासकर मूलवासी समाज में एक चिंता रहती है कि उनके पास जमीन पर कब्जा तो उनका रहता है, पर डॉक्यूमेंटेशन के प्रक्रिया में वो पीछे छूट जाते हैं। बहुत सारा जो जमीन के कागज होते हैं इतना वो रख नहीं पाते हैं, इसके चलते भी उनका ऑनलाइन बहुत सारे जमीन नहीं हो पाता। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ऑनलाइन तो मोटा मोटी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन अंचल कार्यालयों के लफड़ा के कारण से भी ये काम नहीं होता है। ये मेन वजह है, वो लोग कोऑपरेशन नहीं करते हैं। ऑनलाइन करने के लिए भी कितना लोगों को दौड़ा देते हैं, ऐसा भी शिकायत आया है बहुत जगह से। तो इसीलिए देखिए अंचल कार्यालय मुख्यमंत्री का बयान आया है तो वो बहुत सोच समझ के ही उनका बयान है, और इसको दुरुस्त करना है, और जो लोग नापेंगे उन लोग पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसीलिए अभी समीक्षाएं चल रही है, उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। हालांकि सीएम हेमंत जी का बयान तो बाद में आया, उसके पहले से भी आप एक्शन में थे। जब से आप पदभार संभाले हैं लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर हो, और आज का छवि उससे बनता है। लोगों को लगता है कि पारदर्शिता है, सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है। अब देखिए जमीन ऐसा चीज है ना कि 5 रुपया ही लोग लगा नहीं दे, लेकिन उसको एहसास होता है ना कि मेरी जमीन है, मेरा मालिकियत मालिकाना हक है। यदि वो भी उसको रसीद काटने के बाद वो रसीद भी नहीं मिल सके, ऑनलाइन वो देख नहीं सके, तो बहुत मुश्किल बात है। सर ये जो वित्तीय वर्ष अब समाप्ति की ओर है, राजस्व विभाग के भी मंत्री हैं आप, कितना अचीवमेंट हासिल हुआ सर इस पैमाने पे? देखिए अभी तक तो 2023-24 का तो पोजीशन बहुत बढ़िया था। अच्छा। अभी 24-25 में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो टारगेट है उसको पूरा किया जा सके। और जो पुराने लंबित मामले हैं, जैसे कि उलान प्रमंडल से पिछला समीक्षा हमने किया था कि करीब 2000 करोड़ के आसपास का मामला है, इसमें कुछ कारण से वो क्लियरिफाई नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग पूरा करें और सरकार को प्राप्त हो राजस्व। एक मुद्दा जो इन चीजों से हटके है सर, वह है पेशा एक्ट का। आदिवासी समाज की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। उनका मानना है कि सरकार का जो ड्राफ्ट है उसमें उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होने वाली है। वे मांग कर रहे हैं कि पेशा एक्ट का जो मूल उपबंध और 23 उपबंध है उसको संपूर्णता के साथ लागू किया जाए, ग्राम सभा को सारे अधिकार दिए जाएं। उनकी चिंता कितनी जायज है सर? नहीं, पेशा में तो था ही ऐसा कि यदि 1 साल के अंदर पेशा को किसी कारण से लागू नहीं होती तो स्वतः उसको लागू माना जाएगा और स्वतः लागू होंगे। तो बिहार के समय में 98 में बिहार सरकार ने उसका नोटिफिकेशन किया था कि भाई पेशा के अनुरूप इन विभागों में इस तरीके से काम होना है। जब बिहार ने उसको अंगीकृत किया, बिहार ने उसको लागू किया, क्योंकि बिहार विभाजन के बाद हम झारखंड में आए तो वहाँ जितने लॉ प्रिवेल कर रहे थे, जितने एग्जिस्टेंस में थे, वो तो यहाँ भी आ गए। तो इसलिए पेशा को इंटरप्रेट करना या दूसरे रूप में लेना, ये जो है ना जिनके लिए कानून बना है उनके साथ बहुत बड़ा धोखा के बराबर है। इसलिए पेशा तो उसी रूप में लागू होना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया। सवाल नियमावली पर हो रहा है सर। पेशा तो लागू हो चुका है, वो तो कोर्ट का आदेश जैसा कि आप बता रहे हैं वह था। नियमावली जो बन रहा है, जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, उस पर लोगों की चिंताएं बढ़ रही है। देखिए उसमें जो मूल भावना जिस उद्देश्य के लिए है, उस भावना के विपरीत कोई ड्राफ्ट हो तो गलत है।
इसलिए जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया वो उद्देश्य सेम हूबहू रहना चाहिए। इसलिए मतलब इसमें हम किसी सरकार को दोष नहीं देते हैं, बल्कि ये 96 से लेके अभी तक का मामला है, कितने सरकारें आई और गई। इसीलिए जो सरकार है हमारी, हम लोग चाहते हैं कि उसी रूप में एक मंत्री के रूप में आप आदिवासी और यहाँ के जो मूलवासी समाज हैं उनको आश्वस्त करेंगे कि जब भी पैसा का फाइनल ड्राफ्ट आवेगा तो उनकी जो चाहत है, उनकी जो आकांक्षा है उसके अनुरूप होगा। निश्चित होना चाहिए उन्हीं के अनुरूप। और जो इसलिए कि देखिए, जो पार्लियामेंट का बनाया कानून को स्टेट लेजिस्लेचर तो उसको चेंज नहीं कर सकता है। सेक्शन 254 में ये प्रोविजन है कि माने किसी हद तक उसको शून्य नहीं किया जा सकता। और जहां तक पंचायत का विषय है, वो जो है ना माने कंकरेंट लिस्ट में है, केंद्रीय सूची में वो विद्यमान है। इसलिए स्टेट लेजिस्लेटर इस पर जो है ना कोई कानून नहीं बना सकता या उसको संशोधन नहीं कर सकता। वो तो भारत पार्लियामेंट जैसा बनाएगा उस रूप में उसको लेना है। तो ये तो एक्सटेंशन है अनुच्छेद क्षेत्रों पर 23 प्रोविजंस का, तो उसको दूसरे रूप में ये करना हो तो संविधान के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए किसी भी सरकार के लिए भी और ये पैसा हूबहू जिस रूप में पार्लियामेंट बनाया उसी रूप में लागू होना चाहिए। आदिवासी समाज के जो तर्क है सर, उनकी चिंता है कि जो 5th शेड्यूल का एरिया है, अभी तक क्योंकि मेसा का निर्माण नहीं हुआ है, तो मेसा का निर्माण नहीं हुआ है तो किसी भी नियमावली के तहत यहाँ नगर निगम और निकाय का चुनाव नहीं किया जा सकता। जबकि दावा किया जाता है कि इस ड्राफ्ट में नगर निगम और निकाय चुनाव के रास्ते तलाशे जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा आक्रोश का कारण है सर। पहले तो जिसके लिए कानून बना है वो कानून तो पहले लागू हो जाए। जो कानून नहीं बना एग्जिस्टेंस में, उस पर तो हम बात ही नहीं करें। हाँ, मान लिए कि पार्लियामेंट बनाता है तो उस पर बहस हो सकता है या विचार रखा जा सकता है, लेकिन अभी तो बना नहीं, इसलिए वो कानून एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उस पर हम क्या बात करें। लेकिन जो कानून बना है वो तो कम से कम लागू हो, यही हमारा तर्क। तो ये थे दीपक बिरुआ जिनका मानना है कि जब भी ड्राफ्ट आएगा, अब वह सरकार जब भी पैसा कानून पर अपना ड्राफ्ट लेकर आएगी तो आदिवासी समाज की जो आकांक्षा है, उनका जो मनोभावना है उसके अनुकूल होगी, और पैसा उपबंध एक्ट के जो 23 उपबंध हैं वह सारे उपबंध उसमें समाहित होंगे।